का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और खुद मुलायम सिंह यादव ने चुनिंदा बेरोजगारों को भत्ता बांटकर योजना की शुरुआत की। इस मौके पर लखनऊ के कॉल्विन तालुकेदार्स कॉलेज को सजाया और संवारा गया। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। अखिलेश सरकार ने इसी मैदान से बेरोजगारी भत्ता बांटने की योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव की ताजपोशी के बाद इसे उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा आयोजन माना जा रहा है। यूपी सरकार ने प्रदेश में 10 नई जेलों को बनाने का फैसला किया है। दरअसल प्रदेश में लगातार कैदियों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से जेल प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई नई जेलों को बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सूबे की जेलों की क्षमता 27,000 है, जबकि इन जेलों में 80,000 कैदी रखे गए हैं। कैदियों की बढ़ती संख्या की वजह से बेहद परेशानी हो रही है, जिससे जेल प्रशासन के सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। ग्रेटर नोएडा के नोएडा एक्सटेंशन में एक बार फिर किसानों ने अपनी बढ़े हुए मुआवजे की दरों को ना मिलने को लेकर हंगामा किया। सभी किसानों ने गौर सिटी गोल चक्कर पर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गौर और अमरपाली सुपरटेक्स समेत कई बिल्डर्स के ऑफिस में ताले जड़ दिए। किसानों ने इन ऑफिस में मौजूद फ्लैट खरीदारों को भी बाहर निकाल दिया और उन्हें फ्लैट ना खरीदने की धमकी दी। किसानों ने कहा कि जब तक उनको उनका बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक वो नोएडा एक्सटेंशन में काम नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों की संख्या बढ़ाएगा, ये बयान दिया है बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने। नकवी ने साफ शब्दों में कहा है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारी बढ़ाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं राज ठाकरे के विवादित बयान पर नकवी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा है कि एमएनएस प्रमुख को राज्य की कांग्रेस सरकार संरक्षण दे रही है, वो कांग्रेस द्वारा प्रयोजित भाषा है। जो है प्रारंभ कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता और बेरोजगारी बढ़ाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता और बेरोजगारी बढ़ाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ये साफ कर दिया है कि राज ठाकरे की बयानबाजी से बीजेपी बिल्कुल सहमत नहीं है। बिजनौर में खेल अधिकारी को एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारना महंगा पड़ गया और उसके बाद खिलाड़ियों ने भी खेल अधिकारी की जमकर धुनाई कर दी। ये तस्वीरें हैं बिजनौर की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे खिलाड़ी खेल अधिकारी की पिटाई कर रहे हैं। इस खेल अधिकारी का कसूर सिर्फ इतना था, इसने खिलाड़ी को एक थप्पड़ मार दिया। फिर क्या था? इस बीच कई खिलाड़ी इकट्ठा हुए और स्टेडियम के खेल अधिकारी की उन्होंने जमकर धुनाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी खिलाड़ी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कानून को हाथ में लेने का हक इन खिलाड़ियों को किसने दिया। मऊ में गाजीपुर तिराहे के पास एक अस्पताल में लोगों ने जमकर किया हंगामा। लोगों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक शख्स को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल स्टाफ और मरीज के परिजन के बीच जमकर झगड़ा बढ़ता गया। इतना ही नहीं, इसके बाद लोगों ने जमकर अस्पताल में तोड़फोड़ की और मामले को पुलिस ने बाद में शांत करा दिया। सुल्तानपुर में बच्चों को पोलियो बूथ पे लाने की एक अनोखी पहल की गई है। दरअसल पल्स पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने के लिए लगाए जाने वाले बूथों पे बहुत कम लोग पहुंचा करते थे, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा लोग इन बूथ पे लाने के लिए सुल्तानपुर में पल्स पोलियो बूथ पर खीर बांटी जा रही है। जो भी लोग अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए आते हैं, उनके बच्चों के लिए इन बूथों पे खीर बांटी जा रही है। इस पहल के चलते लोगों की बूथों पे अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। फिरोजाबाद में एक दंपति ने खुदकुशी कर ली। मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है।
पुलिस ने दोनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल सिकोहाबाद इलाके में वृंदावन नाम के शख्स की अपनी पत्नी कमलेश की बीते दिन झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों को भी बीच बचाव में उतरना पड़ा, जिसके बाद पत्नी कमलेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी की मौत से घबराकर पति ने देर रात ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। जो दोनों मियाँ बीवी थे खत्म हो गए, उनमें आपसी विवाद कुछ चला, तो आपसी विवाद के कारण उनकी औरत और मियाँ बीवी दोनों खत्म हो गए। और इनके खत्म होने के बावजूद इनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। अब इनका क्या हुआ? अरोज गांव की घटना है। महिला में उसके पति में कोई घरेलू विवाद हुआ, उसी के चलते महिला ने आत्महत्या कर ली फांसी पर लटक के। और उसके पति ने जब उसे पता लगा कि पत्नी मर गई है, उसने आत्महत्या कर ली, तो उसने जाकर फटाक ट्रेन जाके कूद गया। दोनों की रिपोर्ट लिख दी है, पंचायतनामा हो गया, पोस्टमार्टम हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। टिहरी राजघराने की बहू माला राज लक्ष्मी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने चुनाव संचालन समिति के जरिए भेजे गए नामों में से रानी के नाम पर मोहर लगाई है। गौरतलब है कि समिति ने 10 नामों का पैनल बीजेपी संसदीय बोर्ड को भेजा था, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उपचुनाव के लिए माला राज लक्ष्मी के नाम पर अपनी मोहर लगाई है। आपको बता दें कि टिहरी लोकसभा सीट पर राजघराने के मानवेंद्र शाह ने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया था। यही वजह है कि भाजपा हाईकमान ने टिहरी लोकसभा चुनाव में राजा की बहू पर ही दाव लगाना उचित समझा है। मेरठ में एक क्रेन में फंसने से एक जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई। घंटों झूलने के बाद जब दूसरी क्रेन आई तो लाश को नीचे उतारा गया। मृतक जूनियर इंजीनियर का नाम जसवंत सिंह बताया जा रहा है। दरअसल मेरठ में सुभाटी यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है। काम के सिलसिले में हाइड्रोलिक क्रेन को फरीदाबाद के SE कंपनी से मंगाया था। क्रेन पे काम कर रहे झारखंड के जूनियर इंजीनियर जसवंत सिंह इसके बीच में फंस गए, जिसके बाद इंजीनियर की मौत हो गई। उत्तराखंड में टिहरी उपचुनाव को लेकर अब सूबे की राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की तो घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस 10 सितंबर तक अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में साकेत बहुगुणा का नाम लगभग तय हो चुका है। साकेत बहुगुणा के अलावा मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की पत्नी सुधा बहुगुणा का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कांग्रेस साकेत के नाम पर ही अपनी मुहर लगाएगी। सूबे की कांग्रेस सरकार में जारी मतभेद एक बार फिर सामने आया है। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर हर की पैड़ी पर भजन कीर्तन करने की चेतावनी दी है। हरीश के बयान से साफ है कि हरीश रावत की सरकार से नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हरीश रावत ने ऐसी धमकी दी है। इससे पहले हरीश रावत ने 18 अगस्त को भी ऐसी ही धमकी दी थी। मामला सुलझ गया है। ये पत्र जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं अलग अलग कामों में, वो कहाँ उलझे पड़े हैं उसके लिए एक स्मरण पत्र मात्र है, उनको याद दिलाने के लिए, ताकि वो फिर से अधिकारियों से कह सकें कि भाई ये जो मैंने आदेश दिए थे वो क्रियान्वित क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि जो बातें हमारी आपस में तय हुई थी उनमें से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो केवल आंशिक रूप से लागू हो रही हैं। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कहाँ अटकी पड़ी हैं उसका पता नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए ये पत्र लिखा पड़ा। हालांकि इसके बाद खुद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा हरीश रावत को मनाने में जुटे थे, लेकिन अब तक कांग्रेस के इस मतभेदों को खत्म नहीं किया जा सका है। मुगलसराय में वाहन की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। ये हादसा RPF कॉलोनी के पास हुआ। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने वाहन को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। दरअसल RPF कॉलोनी के पास एक 12 साल का लड़का साइकिल से जा रहा था, तभी एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्चा घायल हो गया। हादसे के बाद लोगों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया था। बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को आग के हवाले कर दिया।
यूपी पुलिस की धूमिल हो चुकी छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ साथ पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी भी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आगरा में डीजीपी ने एक समीक्षा बैठक की। डीजीपी ने अफसरों को निर्देश दिया कि अगर किसी मामले में अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में भी डीजीपी के फरमान का असर दिखना शुरू हो गया है। पुलिस अधिकारियों ने जारी जंगलराज को खत्म करने के लिए कमर कस ली है। जिले में कुख्यात अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सभी जिलों में सीओ सिटी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए एक इंस्पेक्टर के साथ 4 कांस्टेबल की नियुक्ति की गई है। ये एक अभियान है जो हमारे श्रीमान डीजीपी और एडीजी लाइन ऑर्डर महोदय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। ये सभी पूरे प्रदेश में लागू है और इसमें 12 बिंदुओं का ये अभियान है और 12 बिंदुओं में लंबित विवेचनाएं, वांछित अपराधी, इनामी अपराधी, 82-83 के बाद जो भागे हुए अपराधी उनके विरुद्ध, NBW और पुरस्कार घोषित अपराधी, इस तरह कुल मिलाकर टोटल 12 बिंदु होते हैं। इसी धरपकड़ के दौरान मथुरा में कई अपराधियों को पकड़ा गया। बागेश्वर में लोग इन दिनों कूड़े की वजह से बेहद ही परेशान हैं। कूड़े की वजह से शहर भर में गंदगी फैली हुई है। हैंडपंप के पास कूड़ा फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से कूड़े का ढेर लग गया है। लोगों को इस गंदगी की वजह से हैंडपंप से पानी भरने में दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही शहर की गंदगी को सरयू नदी में भी डाला जा रहा है, जिसकी वजह से नदी भी गंदी हो रही है। लोगों का आरोप है कि इस मामले में कई बार नगरपालिका से शिकायत की गई, बावजूद इसके इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला गया। सफाई व्यवस्था कुछ भी नहीं है। जहाँ से हम पानी भरते हैं हैंडपंप से, वहाँ भी बिल्कुल पानी गंदा भरा है, नालियाँ भरी हैं, बदबू आती है और हम वैसी पानी पी रहे हैं जिससे बीमारी हो सकती है। और हम पैसा दे के अपने खुद सफाई करवाते हैं, जबकि हम नगर पालिका वालों को वो हमसे पैसे लेते हैं। मेरे संज्ञान में तो ये विषय आया नहीं है कि हैंडपंपों के ऊपर कूड़ा फेंका जा रहा है। अगर ये जो लोग उस पर कूड़ा डाल रहे हैं ये दुर्भाग्य है। उनको स्वच्छता की दृष्टि से ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं इसको दिखवाऊंगा और जल संस्थान के अधिकारियों से भी बात करूंगा कि उनके द्वारा जो है उनके हैंडपंपों में कूड़ा आ रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नगर पालिका ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। पहाड़ों पर हो रहे लगातार पलायन की ओर अब फिल्म निर्माताओं का भी ध्यान खींच रहा है। मुंबई के अनमोल प्रोडक्शन की तरफ से इन दिनों पिथौरागढ़ में पलायन आखिर कब तक के नाम से लघु फिल्म बनाई जा रही है। इस फिल्म में पलायन के चलते लुप्त होती जा रही पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत पर फोकस किया गया है। साथ ही पलायन के लिए जिम्मेदार कारणों को भी पर्दे पर उतारने की बखूबी कोशिश की जा रही है। फिल्म निर्माताओं का कहना है कि इस फिल्म के माध्यम से सरकार का ध्यान पलायन की ओर खींचेगा। चंपावत के जिला मुख्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद प्रदीप टम्टा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने टम्टा का पुतला भी फूंका। आम जनता के शिकायत पत्रों और ज्ञापनों को कूड़े में फेंकने के विरोध में बीजेपी ने आज ये धरना प्रदर्शन निकाला। बीते दिनों रामनगर में कूड़े के ढेर में सैकड़ों की तादाद में आम लोगों के ज्ञापन व शिकायती पत्र मिले थे, जिन्हें जनता ने कांग्रेसी सांसद प्रदीप टम्टा और राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह माहरा को स्वयं अपने हाथों से सौंपा था। इस मामले के सामने आते ही बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। को लेकर और रामनगर में एक स्थान पर कूड़े में फेंक दिए गए थे। ये कांग्रेस की कार्यशैली को, कांग्रेस के छलावे को और कांग्रेस के जो उनकी एक सिर्फ चुनाव के समय वोटों के ध्रुवीकरण के लिए चाल चलते हैं, कांग्रेस का जो चरित्र है वो उजागर हो गया है। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। देहरादून में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में करीब 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ओएनजीसी जन कल्याण योजना के तहत प्राइमरी स्कूलों को मिलने वाली आर्थिक मदद में अधिकारियों ने करीब 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और इस मामले में सीबीआई ने ओएनजीसी के आधा दर्जन अधिकारियों की और कुछ स्कूल के हेडमास्टरों समेत करीब 1 दर्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने शनिवार को कुछ अधिकारियों के दफ्तर में छापे मारे और दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। आपको बता दें कि ओएनजीसी की तरफ से इस योजना के तहत देहरादून और हरिद्वार के प्राइमरी स्कूलों के गरीब बच्चों के लिए
पिछले साल यूनिफॉर्म और स्कूल में फर्नीचर खरीदने के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी, लेकिन ये मदद असल में कागजों तक ही सीमित रही। इस पैसे की ओएनजीसी के अधिकारियों और स्कूलों के हेडमास्टरों ने मिलकर बंदरबाट की है। श्रीहरिकोटा से PSLV C-21 रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इसरो ने अपना 100वां लॉन्च फ्रांसीसी उपग्रह स्पॉट 6 को प्रक्षेपित